फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो देखिए काइनेमैटिक्स जो है उसका मतलब ही क्या है, उसका वर्ड मीनिंग ही है मोशन। काइना मतलब मोशन, काइनेटिक एनर्जी, आपने नाम सुना होगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या होता है, मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स जो है ना उसको हम कई ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक ब्रांच होती है उसको कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। दिस इज द बेसिक ब्रांच। ओके, और ये किससे डील करती है? ये डील करती है ऑब्जेक्ट से जो कि किस में है? मोशन में है। ओके, इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्चुअली इन मोशन। ओके, आई बात समझ में? तो मैकेनिक्स डील करती है ऑब्जेक्ट से जो कि मोशन में। अच्छा, एक और ब्रांच होती है जिसको कहते हैं स्टैटिक्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि मोशन में नहीं होते, जो स्टेशनरी होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। क्या कहा जाता है उसे? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ठीक है, अच्छा फिर जो है फिर आता है काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स क्या होती है? अगर मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को, इफ यू आर स्टडिंग द ऑब्जेक्ट, ओके, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वाइल स्टडिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाट आर यू डूइंग, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, अगर ये सब ध्यान में नहीं दे रहे हैं, बस आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो वह है काइनेमैटिक्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप उसके फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स उस पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है डायनामिक्स। ठीक है ना, उसे कहा जाता है डायनामिक्स। तो खैर वो तो एक अलग बात हो गई, पर हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, वह है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से फोर्सेस, हमें मतलब है मोशन से। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द हेडिंग काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब आपने देखिए कुछ चीज़ें जो हैं आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है उसको क्विकली आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये सब आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे आपने पढ़ा है मोशन एंड रेस्ट, आपने पढ़ा है मोशन, आपने पढ़ा है रेस्ट। तो क्या होता है रेस्ट और मोशन? आपको पता है एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में कहलाता है यदि वह क्या नहीं करता है, अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज नहीं करता है। अगर वह नहीं करता है तो वह रेस्ट में होता है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जाम्पल आपको पता ही है, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में और आप देखें तो आपके घर से उसकी डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, ऐसा थोड़ी ना कि चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो किस में है? रेस्ट में है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कार जो मूव कर रही है, आपके घर के सामने से गुजर गई, तो वो जो है वो मोशन में होगी, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अब देखिए बात आती है कि मोशन और रेस्ट जो हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि मोशन और रेस्ट जो है वह इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है। ओके, ऑब्जर्वर कौन है इस पर डिपेंड करते हैं। सो मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स होती हैं। ठीक है, दे आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट वह किसी
एक ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, परंतु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में वह किस में हो, मोशन में हो। इट इज़ पॉसिबल। आई बात समझ में? ऐसा संभव है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, परंतु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में वह किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। अब आप देखिए मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट से इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप देखिए, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं या आप अभी बैठे हुए हैं, तो आपका मोबाइल ऐसा रखा हुआ है, तो आपके मोबाइल की रिस्पेक्ट में आप किस में हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है कि नहीं? आपके मोबाइल की रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, परंतु आप कहाँ पर हैं, आप हैं इस प्लैनेट अर्थ पर। और ये प्लैनेट अर्थ क्या कर रही है, ये प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन। आप देखिए ये सन और ये अर्थ और ये रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ जो है यह सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और इस पे आप ये बैठे हुए यहाँ छोटे से, बिल्कुल छोटे से ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, दिख नहीं रहे फिर भी हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर अर्थ मोशन में है तो फिर तो आप भी मोशन में हुए। अभी अभी तो आप रेस्ट में थे अच्छे भले, और अभी मोशन में आ गए। कहने का मतलब यह है आप वही हैं, है ना, आप वही हैं, आप चेंज थोड़ी ना हुए। पर आपने अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया जिसकी रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, मोशन और रेस्ट, जिसकी रिस्पेक्ट में आप मोशन और रेस्ट निकाल रहे हैं, अगर आपने वह चेंज कर दिया तो सर्टनली क्या हो जाएगा, अगर आपने चेंज कर दिया तो सर्टनली जो है वह आपको क्या दे देगा, वह मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है, रेस्ट को मोशन में कर सकता है। ऐसे कई एग्जांपल्स है। जैसे अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में आपके फेलो पैसेंजर की रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हैं, परंतु जब आप बाहर देखेंगे तो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है और वो जाती हुई ट्रेन को देख रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट that the motion and rest, they are relative concepts, they vary with the observer। ऑब्जर्वर के साथ साथ वो भी क्या हो जाते हैं, वेरी हो जाते हैं। अब देखिए मोशन कई टाइप की होती है, कई प्रकार की होती है। कुछ मेन मोशंस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक होता है जो कि टर्म बहुत बार पूछा जाएगा, वो होता है रेक्टिलीनियर मोशन। क्या होता है, रेक्टिलीनियर मोशन। ये बहुत बार ये टर्म जो है रेक्टिलीनियर मोशन कई बार क्या होगा आपके सामने एक्चुअली आएगा। रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन। तो ये रेक्टिलीनियर मोशन क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिए। रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर, अगर मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट मास है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। इफ देयर इज अ पॉइंट मास एंड इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलीनियर मोशन, एज सिंपल एज दैट। अगर पॉइंट मास है और वह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलीनियर मोशन कहेंगे। वी विल कॉल इट रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। फिर आता है ट्रांसलेटरी मोशन। अगला टर्म होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, अब ये क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन? समझिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह पॉइंट मास नहीं है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड रिजिड बॉडी है और डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो याद रखिए कि हर एक पार्टिकल जो है इसका स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ओके, सच अ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। याद रखिए यहाँ पॉइंट मास नहीं होगा, यहाँ रिजिड बॉडी होगी विच इज़ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, जो कि क्या होता है, पॉइंट मासेस का कलेक्शन होता है, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मासेस होते हैं, ठीक है। फिर कुछ कॉमन मोशंस है, जैसे सर्कुलर मोशन, तो आपको पता ही है सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में जा रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर
अगर ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है ना, जैसे आपने बॉल वो करते हैं ना, कुछ बच्चे कॉपी को घुमाते हैं ऐसे, है ना, रोटेटरी मोशन, कॉपी घुमाते हैं या फिर वो बॉल घुमा लेते हैं, ठीक है, या ये पंखे का जो मोशन है रोटेटरी मोशन। तो अगर एक्सिस पर, किसी एक्सल पर अगर वो घूम रहा है तो वो रोटेटरी मोशन हो जाएगा, है ना। अर्थ रोटेट्स, है ना, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, एज वेल एज अर्थ रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड, ठीक है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जो है किसी बाहर के पॉइंट के अबाउट होता है, और रोटेशन जो है अपने से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। आई बात समझ में? तो ये रोटेटरी मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। फिर बात आती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? जो सिंपल पेंडुलम करता है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, इसमें एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मतलब क्या होता है? अगर आप यहाँ पर हाथ रखें और इसको फील करें तो ये वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट कर रहा है, आपका जो गला है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेशंस जो होते हैं दे आर दी ऑसिलेशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ऑसिलेशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी दे आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। आई बात समझ में? ऑसिलेशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी दे आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। उन्हें क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस कहते हैं। क्लियर है इतना सभी को? आप सभी समझ गए होंगे इतना, ठीक है। अब आप देखिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, तो किसे हम पॉइंट मास कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट मास? ज़रा ध्यान से समझें, पॉइंट मास का मतलब क्या है। अच्छा देखिए, आपने वो देखा होगा कि अगर आप साईफाई मूवीज़ देखते हैं, ठीक है ना, तो साईफाई मूवीज़ में वो बताते हैं कि अगर एक स्पेस शटल आ रहा है या एक प्लेन जा रहा है तो वो ऐसी स्क्रीन दिखाते हैं और उस स्क्रीन पे दिखा देते हैं ऐसे डॉट्स, वो प्लेन को दिखाते हैं डॉट्स के फॉर्म में, दिखाते हैं ना, ऐसा करते ही वो साईफाई मूवी वाले करते हैं ऐसा। तो वो प्लेन को डॉट्स के फॉर्म में दिखाते हैं ना, प्लेन को डॉट्स के फॉर्म में दिखा देते हैं और हम समझ जाते हैं हाँ ये डॉट है भैया। या फिर वो सबमरीन्स वगैरह दिखाते हैं या एनिमी शिप्स, वो आपको पता है वो डॉट्स में दिखाते हैं और उस डॉट्स के मोशन को अपन समझ भी जाते हैं कि हाँ भाई ये एरोप्लेन है। पर क्या एरोप्लेन उतना सा डॉट होता है क्या? नहीं होता, पर उसको डॉट मान लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो जो मैप होता है उस पर पूरी दुनिया दिखाते हैं। जब पूरी दुनिया को आप एक स्क्रीन बता सकते हैं तो फिर प्लेन को तो डॉट बता ही सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप पूरी दुनिया को एक स्क्रीन बता दो, एक छोटी सी, तो फिर प्लेन को डॉट बताने में क्या जाता है? हो सकता है, हो जाएगा बिल्कुल। अब खैर ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसे किसको हम पॉइंट मास बोलते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट की साइज जो है, उसके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, इफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो हम उसको पॉइंट मास मान सकते हैं, ठीक है ना। वही तो प्लेन के केस में हो रहा है। वो डिस्टेंस कितनी ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है और उसकी साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, या कह दें नेग्लिजिबल है, तो हम उसको पॉइंट मास क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। वी कैन कंसिडर इट एज पॉइंट मास, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? ये है पॉइंट मास की कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, ठीक। अब देखिए, पॉइंट मास कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है ना, आप हर चीज को पॉइंट मास थोड़ी ना बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर को यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया, या यहां से मैंने यहां डिस्प्लेस कर दिया, अब क्या मैं बोलूंगा ये पॉइंट मास है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसकी साइज के कंपैरिजन में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ज़्यादा नहीं की है, तो इसलिए मैं इसको पॉइंट मास नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मैं इसको ले जाऊं दूर तो फिर मैं इसको पॉइंट मास बोल सकता हूं, बिल्कुल सही होगा। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास,
अब नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसका मतलब यह होता है कि कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़ा है, एक्स वाई जेड एक्सिस, जेड अभी नहीं पढ़ा होगा, एक्स वाई तो पढ़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर के साथ में एसोसिएट कर देते हैं। यानी कि ऑब्जर्वर, जैसे मान लीजिए अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हो गया और मेरे साथ में मैंने कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दिए। अब अगर मैं मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को या स्टडी कर रहा हूँ, तो वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं मुझसे अटैच्ड हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिंपल शब्दों में ऑब्जर्वर कह सकते हैं। समझ रहे हो? देखो समझना ध्यान से, ये जो वर्ल्ड है ये सबको एक जैसा नहीं दिखाई देता। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ समझना। मैं अगर बैठा हुआ हूँ मान लीजिए चेयर पर और मैं देख रहा हूँ, तो मुझे दुनिया अलग दिखाई देगी, है ना, सब ऐसे। हाँ, जो चल रहा होगा, जो मूव कर रहा होगा वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो नहीं मूव कर रहा होगा वो नहीं मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड जो है वो मुझे एक अलग तरीके से दिख रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने एक बाइक ली और मैं बाइक पे निकल गया घूमने, तो अब जो दुनिया है मुझे अलग दिख रही है। अलग दिख रही है मतलब ऐसा नहीं कि मैं घूमने चला गया हूँ इसलिए, डेफिनेटली वो तो है ही। लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि जो पहाड़ में दूर देख रहा था वो स्टिल दिख रहा था मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट किया वो मूव करने लगा। हो सकता है कि वो मूव नहीं कर रहा है लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास आ रहा है। आप समझना, हमारा परसेप्शन जो है वह चेंज हो जाता है द मोमेंट आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें। अच्छा, जो बैठा हुआ था ऑब्जर्वर वो अलग है, और अगर मैं बाइक पे बैठ के जा रहा हूं तो अब ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। समझना, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब कि ऑब्जर्वर जो कि देख रहा है, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उससे हमें क्या करना है, उससे उसकी रिस्पेक्ट में हमें मोशन को स्टडी करना है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जब कार में बैठ के जाते, कार तेजी से जा रही है, आप देखते हैं पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं, पर आप खड़े रहेंगे जमीन पे या कार खड़ी होगी तब वो पेड़ पीछे जाते हुए नहीं दिखेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाती है तो यह जो दुनिया है वो अलग तरीके से दिखने लगती है। सही है ना? दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात समझ में? तो जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बात कर रहे हैं या ले रहे हैं स्टडी में, वह जो है वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते होते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इनर्शियल और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल। एक होती है इनर्शियल और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपन देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हो। अब न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, आपने पढ़े हैं। अगर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल बोलते हैं। अन्यथा उन्हें नॉन इनर्शियल कहा जाता है। अदरवाइज वी कॉल देम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड हैं तो वो इनर्शियल है, अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल जो रहता है वो सबसे सिंपल ये है कि अगर देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब यह है कि आप उस पर न्यूटन्स लॉज को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। मतलब न्यूटन्स लॉज खैर अभी आपको याद नहीं होंगे, अगर तो हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे बेसिक वो है कि सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए, अगर हम F इक्वल टू एम ए डायरेक्टली लगा सकें तो वो जो है वह इनर्शियल फ्रेम होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली न लगा पाएँ तो वो नॉन इनर्शियल होती है। जनरली मैं आपको एक से बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं तो आप कहेंगे फोर्स लगाया, मास में एक्सेलरेशन है, F इक्वल टू एम ए, बहुत बढ़िया, हो गया काम, सही है ना, ऐसा हम कर सकते। लेकिन अगर आप एक वो क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड, उसमें बैठे हैं, है ना, और वो तेज़ी से घूम रहा है, तो अगर वो मेरी गो राउंड तेज़ी से घूम रहा है ना, तो आप क्या फील करते हैं? आपको फील होता है कि आपको बाहर की तरफ कोई फेंक रहा है। अच्छा, ये जो है कोई भी नहीं फेंक रहा है। आप ज़मीन पे खड़े हो जाएंगे तब आपको कोई फेंकेगा क्या? नहीं, मतलब अगर कोई धक्का नहीं लगा है तो आपको कोई नहीं फेंक रहा है। आप जब झूले में बैठे, उस मेरी गो राउंड में बैठे जो गोल घूम रहा है तेज़ी से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बाहर की तरफ कोई फेंक रहा है। पर ये तभी महसूस हो रहा है जब आप मेरी गो राउंड में बैठे हो। आप उसी जगह पर खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? यहां पर आप डायरेक्ट F इक्वल टू एम ए, ये जो मेरी गो राउंड वाला केस है, इसमें नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो गलत हो जाएगा। आप भले ही रेस्ट में हो लेकिन आपको फील हो रहा है एक फोर्स बाहर की तरफ, तो आप जो है उस फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? याद रखिए, कभी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो घूमने वाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक्सेलरेटेड है, इनमें आप न्यूटन्स लॉज डायरेक्टली नहीं लगा पाते हैं। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिनमें न्यूटन्स लॉज डायरेक्टली लगा सकते हैं उन्हें हम इनर्शियल कहते हैं, अन्यथा वो क्या होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से, ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना। अब जैसे ही वो चलने लगा, वो जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है। अब जैसे ही वो चलने लगा, आपको पता है कि ये ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, और आपको, चलो मान लो आपको पता है कि वेलोसिटी भी क्या है उसकी, अगर ये भी पता है, मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमें पता करने की इच्छा हुई कि भाई कहाँ तक पहुँचा है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या निकाल सकते हैं पोजीशन उसकी, इसके रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसने निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड दी पोजीशन। अच्छा, उसके लिए आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आपको कहाँ जाना है? इसी तरफ जाना है। तो अगर आपको बोला है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो उसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी? बताइए। आपको एक ही वेरिएबल चाहिए। क्यों? कौन सा? ये अगर मान लीजिए इसको आप एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो आपको केवल एक एक्स एक्सिस ही लगेगा, समझ रहे हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए यदि हमें एक वेरिएबल की ही ज़रूरत है तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। सच अ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो बस उसका जो मोशन है वो क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको केवल और केवल एक वेरिएबल की आवश्यकता है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गई पहली बात। बताइए, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया क्या आपको? हियर पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। इसे रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। जैसे अगर आपसे बात करें कि भाई इंदौर से देवास की डिस्टेंस,
अगर आप बोलते 35 किलोमीटर है, हाँ सही है, गलत थोड़ी है, सही है, लेकिन वो जो है वह डिसाइड हुई है बस स्टैंड टू बस स्टैंड। ये पॉइंट्स डिसाइड हुए हैं ना, आप बस स्टैंड से बस स्टैंड तक जाएंगे एक सिटी से दूसरे के तो इतनी डिस्टेंस है। अगर आप कहीं और दूसरी तरफ मेजर करने जाए और आप बोले बिल्कुल गलत डिस्टेंस है, ये तो सही बात है, गलत होगी वो। तो ये जो है स्टार्टिंग जो भी डिस्टेंसेस या पोजीशन हम निकाल रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। आई बात समझ? विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन। देखो मुझे एक वन डायमेंशनल मोशन का सबसे सिंपल एग्जांपल याद आता है। आजकल वो क्रैकर जो है वो आता नहीं है, वो बेसिकली क्रैकर है नहीं, वो बोलते क्रैकर है उसको। अब मुझे याद है मेरे बचपन में एक क्रैकर चलता है जिसको हम बोलते थे सीटी। दिवाली पे क्या होता था, एक पोल से दूसरे पोल तक एक धागा बांध दिया था लंबा, और उसके अंदर उसको डाल देते थे वो सीटी जो है उसको, और फिर उसको लगाते थे आग। जैसे उसको फायर लगाते थे तो वो क्या होता था, बिल्कुल सीधा जाता, स्ट्रेट उस धागे के अकॉर्डिंग वो जाता था, उस थ्रेड के अकॉर्डिंग जाता था। तो ये जो है ये है आपका क्या, दिस इज द ब्यूटी ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि आप उसकी पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, सो वन वेरिएबल इज ओनली रिक्वायर्ड, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर रहे हैं, इसके आगे अगर हम बात करते हैं, अब है टू डायमेंशनल मोशन। तो वन के आगे टू, सिंपल। सो वन डायमेंशन के आगे टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन जिसमें दो डायमेंशंस की ज़रूरत होंगी। ठीक है, यानी कि ऐसी मोशन जिसमें दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी मोशन को डिफाइन करने में, तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर मैं बात करता हूं कैरम बोर्ड में ये जो कॉइन्स हैं इनका मोशन क्या होता है। इन कॉइन्स का मोशन अगर डिफाइन करना हो आपको, तो अब देखो कॉइन ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन पे जाती है, वो ऐसी भी जाती है, ऐसी भी जाती है। तो इसके मोशन को डिफाइन हम कैसे करते हैं, इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉइन्स के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर इस कॉइन के मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। आप बोल दें, अगर मान लीजिए आपने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और आपने बोला कि अब आप देखिए इस रेफरेंस पॉइंट से इस डायमेंशन में आप गए, तो देखिए आपने कहा, मान लीजिए, समझना ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए आपने ये शुरुआती पॉइंट था इसका, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया इस कॉइन ने मोशन, मान लीजिए, ठीक है, और वो ऐसे जाके यहाँ पे जाके रुक जाती है, ठीक है, यहाँ जाके रुक जाती है कॉइन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इनिशियल पॉइंट, तो इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये है। अब मैं आपसे कहूँ कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, बताइए, आप इसकी पोजीशन बताइए। आपने कहा कि भाई मेरे पास में तो केवल यही वाला एक्सिस अवेलेबल है और दूसरा कोई एक्सिस ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि इस एक्सिस में पहले ये यहाँ पर था इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में, और अब ये कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। तो क्या ये एक्चुअल पोजीशन बता रहा है उसकी? नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये एक्चुअल पोजीशन नहीं बता रहा है। इसके साथ साथ देखिए डेफिनेटली इस एक्सिस पे अगर बात करें तो वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया है, परंतु ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी कि वो इस एक्सिस पर यहाँ से यहाँ भी गया है, ठीक है, इस एक्सिस पर वो यहाँ से यहाँ भी गया। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि अगर कोई कॉइन इस एक्सिस पर इस पॉइंट से यहाँ आ जाता है और इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पर यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो आप देखिए इन दोनों के कारण उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ बनेगी, जहाँ पर हमने बनाई थी वहाँ बनेगी। कहने का मतलब क्या है, इसको समझो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो पोजीशन है
उसको डिफाइन करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता हो रही है? एक तो ये वाला वेरिएबल एक्स एक्सिस वाला और दूसरा वेरिएबल है वाई एक्सिस वाला। ये दो वेरिएबल्स आपको क्या लग रहे हैं? आवश्यक हैं इनको डिफाइन करने के लिए, और इसलिए इस तरह की मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। कॉइन की मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, देखिए ऐसे फेंका आपने, तो देखिए ये जो मोशन है ये इस तरह से जाएगा, ये जो मोशन है ये एक्सिस वाई, ये एक्सिस एक्स। आप देखिए ये मोशन क्या है? दिस मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। कैसे टू डायमेंशनल? एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है इधर, और एक मोशन इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है। तो यहाँ पर मोशन जो है वो दो एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए आपको दो वेरिएबल लगेंगे उसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए, एंड दैट्स वाई दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फिर आती है बात थ्री डायमेंशनल की। आपने देखा होगा बर्ड्स फ्लाई करते हैं, काइट्स फ्लाई करती हैं, तो क्या होता है आप बताइए? उसमें क्या केवल काइट्स जो है केवल ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में जाती है कि ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती? अच्छा, काइट ऐसे जाती है क्या केवल ये ऐसे इस प्लेन में ही जाएगी? ऐसे ऐसे भी नहीं जाती। काइट्स जो है कभी ऐसे भी जाती है, कभी ऐसे भी जाती है, कभी ऐसे भी जाती है, और उसके अलावा कभी इस तरफ भी आती है, कभी इधर भी जाती है। समझ रहे हो ना? तो रैंडम मोशन है उसका, तो ऐसा 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 है। बर्ड्स भी ऐसे होते हैं। बर्ड्स की फ्लाइट क्या रहती है? ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, आगे भी जाएंगे, पीछे भी आएंगे, सब करते हैं वो। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये मोशन केवल इस प्लेन में कन्फाइंड नहीं है, इसके अलावा एक और डायमेंशन उसमें लगेगा, आगे और पीछे वाला, आगे और पीछे वाला ये भी लगेगा, और ये है 3D, थ्री डायमेंशन। तो अब की बार अगर आपको तीन वेरिएबल लग रहे हैं तो आप इसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। यू विल कॉल इट अ थ्री डायमेंशनल मोशन बिकॉज इन ऑर्डर टू डिफाइन द मोशन यू नीड थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। मैं आपको वो थ्री वेरिएबल्स यहीं आप बैठे जहाँ हैं वहीं पे इमेजिन करवा सकता हूँ। आप देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका एक कॉर्नर लीजिए, ठीक है? अब देखिए, चलिए वो वाला कॉर्नर ले लीजिए, नीचे वाला कॉर्नर, रूम कॉर्नर ले लिया। वो कॉर्नर, वो जो कॉर्नर है वो वहाँ से ऐसा स्टार्ट कीजिए, ये एक लाइन स्टार्ट कीजिए, वो हो गई उसका जो कॉर्नर है, वहाँ से ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, वो हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा हो गया एक्स एक्सिस। फिर ऐसे ऊपर जाइए, ये ऊपर, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ऊपर गए तो, और फिर ये ऐसे इस तरफ जो आ रहा है, एज जो इस तरफ आ रहा है वो हो गया जेड एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्स वाई ऊपर और जेड इस तरफ, तो आप इसी से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस भी रूम में बैठे हैं आप बस उसको देख लीजिए, वो क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा, और उस वर्टेक्स से आप निकाल लेंगे कि वो क्या है, वो किस, वो जो है उसमें तीन एक्सिसेस हैं। अब अगर उसमें एक बी है ना, अगर उसमें एक बी है वो जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका मोशन थ्री डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है, वाई एक्सिस में ऊपर भी जा रही है, और जेड एक्सिस में इधर भी जा रही है। इसलिए आपको तीन वेरिएबल्स लगेंगे उसको मूव करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मोशन इज थ्री डायमेंशनल मोशन। देखिए एक्स वाई ये जो है टू डायमेंशन में आपको एक्स कॉमा वाई की ज़रूरत होती है ना, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसके। इसमें तो ये भी एक्स वाई ही लगेगा। जब वन डायमेंशन होता है तो उसमें कोई एक वेरिएबल लगता है, या तो एक्स लगता है या वाई लगता है या जेड लगता है। और थ्री डायमेंशन जो होता है उसमें आपको लगता है एक्स वाई और जेड, तीनों वेरिएबल्स लगेंगे। यू नीड ऑल थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। सो ये तीन वेरिएबल्स हैं, इसलिए थ्री डायमेंशन मोशन है। ठीक है, सो सच अ मोशन वेयर यू नीड थ्री डायमेंशंस, three coordinates to define the motion of the object, then such a motion is said to be three dimensional motion. अब हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की पहले। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अब हम डिफाइन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ को। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए वो होती है स्केलर एंड वेक्टर। क्या होती है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप देखिए फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, आपने पढ़ा हुआ है, स्केलर
और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप वेजिटेबल्स लेने गए 5 kg मैग्नीट्यूड, बस डिफाइन हो गया। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगता है। जैसे फोर्स, अगर आप फोर्स सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। डोर पे पुश लिखा है और आपने पुल कर दिया तो काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है फोर्स तो लगा रहे हो, मैग्नीट्यूड तो है, परंतु उसके साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर ये दो क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डिस्टेंस। हालांकि आपने 9th में पढ़ा हुआ है, आप फिर से एक बार देख सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लेंथ है, उस जो भी पाथ ट्रेवल किया है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वह ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मान लीजिए 5 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो क्या होगा, ए से चले बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए, 5 2 7, फिर ये भी 5 हो जाएगा, 7 5 12 और 2 12 प्लस 2 14 मीटर। कहने का मतलब डिस्टेंस जो है वह क्या आ जाएगी, वह 14 मीटर आएगी, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है। ठीक है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ लेंथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, रेडियस r है, यहाँ से शुरू करता है और ट्रैवल करके वापस यहीं आ जाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, क्योंकि उसने एक चक्र, एक साइकिल कंप्लीट किया, और अगर एक साइकिल कंप्लीट किया है तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पाथ, और लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, सर्कमफेरेंस। तो ये आपको दे देगा सर्कमफेरेंस। आई बात समझ में, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, अगर इसने 2 साइकिल कंप्लीट किए हैं तो हम क्या कहेंगे, इसको डबल ऑफ सर्कमफेरेंस, 2 × 2πr कहेंगे। समझ गए, इस तरह से हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिए कि डिस्टेंस जो होती है वह कभी भी, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट विल नेवर डिक्रीज। कभी भी डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज नहीं होगी, इट विल नेवर डिक्रीज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल के बीच में कई तरीके से जा सकता है, कई तरीके हैं जिससे जा सकता है। हो सकता है कि वो ऐसा घूमते हुए चला जाए, हो सकता है कि वो ऐसा चले जाए, हो सकता है कि वो ऐसा ट्रायंगल बना के चला जाए, हो सकता है कि वो और सर्कल बना के चला जाए, या हो सकता है कि वो सीधा चला जाए, स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे कई पाथ्स हो सकते हैं। देयर आर मैनी पाथ्स विच आर पॉसिबल। लेकिन इन सभी पाथ्स में बहुत सारे पाथ्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ्स हैं, पर इन सभी पाथ्स में सबसे छोटा पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है? जब आप स्ट्रेट जाएंगे, whenever you will go straight, that will be shortest। तो शॉर्टेस्ट जो है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
of the object, that is called displacement. That is called displacement. आई क्या बात समझ में? Shortest path between the initial and final position of the object is called displacement. यह displacement होता है. आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है. ठीक है. अच्छा, एक और बात, डिस्टेंस जो है आप कैसे भी जा सकते थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक शर्त है. वो शर्त क्या है? कि आपको स्ट्रेट ही जाना है. यू हैव टू मूव स्ट्रेट. आप ऐसे घूम फिर के नहीं जा सकते. यू हैव टू गो स्ट्रेट ओनली. आई बात समझ में? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, एक और बात समझ में आ गई. जैसे मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट में आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है. इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर नहीं हो सकती, वो वेक्टर है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, उस केस में डिस्टेंस जो है, अगर मैं मान लीजिए इन दो पोजीशंस की बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के, डिस्टेंस जो है वह या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट में. क्या मैंने सही लिखा है? ये डिस्टेंस जो है वह या तो ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट. आप कोई सा भी पाथ ले लीजिए. मान लीजिए आपने ये पाथ लिया, सुनना ध्यान से, आपने ये पाथ लिया, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया. ठीक है. और मान लीजिए कि ये जो है यह 3 मीटर है और ये 2 मीटर, सॉरी ये 5 मीटर. ठीक है, ये 5 मीटर. तो बताइए टोटल लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 8 मीटर. तो इसकी डिस्टेंस है कितनी? 8 मीटर. अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था शॉर्टेस्ट, मतलब आपको इन दोनों की डायरेक्ट क्या निकालना होगी? डिस्टेंस निकालना होगी. मान लीजिए कि वो 7 मीटर निकली आपकी. कितनी निकली? 7 मीटर निकली. तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 7 मीटर है और ये अपना 8 मीटर है. तो ऑब्वियसली 8 मीटर दिख ही रहा है कि वो ग्रेटर देन 7 मीटर आ रहा है. 8 मीटर जो है वह ग्रेटर देन 7 मीटर आ रहा है. अब याद रखिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू भी लगाया है. इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं बशर्ते कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना. अगर स्ट्रेट लाइन में गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये एक रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हैं आप कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट जो है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1. आपने दोनों साइड क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया. सो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दो तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दोगे तो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो इस तरह के प्रश्न बहुधा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. आई होप कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट्स आपकी 9th स्टैंडर्ड की ही कॉन्सेप्ट्स हैं, पर आई होप कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.